बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। प्रीवियस क्लास में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स को हमने वाइंड अप कर दिया था। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था ट्रांसफॉर्मर्स। आज की क्लास से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है वो एक तो लाजमी आता है, इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, आसान है। बस सिर्फ आप यूँ समझ लें कि डेटा बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है अक्सर बच्चों को, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती है उनका समझ में नहीं आ रहा होता कि ये वैल्यूज़ किस चीज़ की है। एक तो डेटा बनाना मुश्किल लगता है, दूसरा फॉर्मूले ज़रा इस चैप्टर में थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दो मामले ज़रा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को मुश्किल बनाते हैं, एक डेटा और दूसरा फॉर्मूला। अदरवाइज अगर आप इन दो चीज़ों पर काबू पा लें तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंतहाई आसान है। अगर आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लिए तो आप एक सवाल और अटेम्प्ट कर सकते हैं शॉर्ट में, और आप शॉर्ट सेक्शन में, सेक्शन बी में थोड़ा मजबूत हो जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को इंपॉर्टेंट समझिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका जो असाइनमेंट दिया जाएगा उसको भी सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप जो है वो शॉर्ट सेक्शन में एक सवाल और अटेम्प्ट करने के एबिलिटी आ जाए आप में। अच्छा जी, अब मैं वापस उसी बात पर आता हूँ। मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स दो वजूहात से मुश्किल होते हैं, एक यूनिट और दूसरा फॉर्मूला। तो अब जाहिर है इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले आए थे, चंद मैंने आपके सामने कल जो है कल की क्लास में कुछ फॉर्मूले मैंने लिख दिए थे, और बाकी और जो जो फॉर्मूले यूज होंगे वो हम नोट करते जाएंगे। ये जो पहला फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हमें फोर्स मालूम करनी होगी और मैग्नेटिक फील्ड में एक सिंगल चार्ज पार्टिकल मौजूद होगा। अगर आपको सवाल में कहा जाता है जी कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है जी और वो मूव कर रहा है, तब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें क्यू वी और बी जो है वो क्यू से मुराद चार्ज है, वी से मुराद इस चार्ज की वेलोसिटी है, बी से मुराद जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है, जबकि थीटा जो है वो वेलोसिटी और बी के दरमियान एंगल है। अगर परपेंडिकुलर का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब है वी और बी के दरमियान एंगल 90 का है और साइन 90 जो है वो 1 होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो है बी आई एल साइन थीटा, ये भी फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला हम कंडक्टर पर अप्लाई करेंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास चार्ज पार्टिकल नहीं बल्कि एक कंडक्टर प्लेस हुआ हुआ है, एक कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर में से कहा जा रहा है कि जी करंट गुजर रहा है, तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे बी आई एल साइन थीटा। इसमें बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, आई से मुराद जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो, एल से मुराद है जी कंडक्टर की लेंथ, और थीटा से मुराद है जी कि लेंथ और बी के दरमियान एंगल। तीसरा फॉर्मूला है जी टॉर्क का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस हुआ हो, यानी अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपके पास ऐसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है, तब आपको अगर सवाल है ऐसा जिसमें आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो ट्विस्ट कर रहा है, वो घूम रहा है, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे टॉर्क इक्वल टू बी आई ए एन कॉस एल्फा। बी से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड, आई से मुराद है करंट, ए से मुराद है इस कॉइल का एरिया, यानी अगर आप इसको लेंथ दिया हुआ है, आपको उसकी ब्रेथ दी हुई है, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें, एरिया आपको मिल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जबकि ये अल्फा जो है, अगर हमारा कॉइल ट्विस्ट कर रहा है तो उस वक्त जो एंगल होगा वो है ये। तो ये ऐसे एक न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको दो कंडीशन दी जाएंगी। एक में आपको कहा जाएगा जी ऐसे प्लेस हुआ हुआ है और पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है एंगल 0, और फिर एक टाइम पे होगा जी कि वो ट्विस्ट कर रहा है, तो ट्विस्ट कर रहा है तो फिर जो एंगल दिया हुआ होगा वो अल्फा है। ये जो फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये फॉर्मूला है जी आपको रेडियस मालूम करने के लिए, ये यूज करेंगे। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो फिर जो फोर्स लगती है उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल गोल घूमता है और सर्कुलर पाथ उसका बन जाता है। तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस मालूम करना हो तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। एम से मुराद है मास ऑफ द पार्टिकल, वी से मुराद है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, थीटा जो है इससे मुराद है बी और वी के दरमियान एंगल, क्यू से मुराद है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, बी से मुराद है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसका चार्ज और उसका मास आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 होता है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जबकि जो मास होगा, अगर आपको मास नहीं याद तो याद करिएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31। तो ये चार्ज और
मास जो है इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन के, ये वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं, इन वैल्यूज को आपने याद रखना होता है। बाजू का दिया जाता है आपको न्यूमेरिकल में, लेकिन बाजू का नहीं दिया जाता, इसलिए याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ये मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने का फॉर्मूला है। लेकिन कब मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे? अगर हम कंडक्टर के अराउंड सर्कुलर अगर हमारे पास फील्ड जो क्रिएट हुई है, तब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसमें म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट है जी। जबकि आई से मुराद करंट है, 2 पाई भी आपको पता है 3.142, और आर से मुराद है कंडक्टर, और जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर रहे हैं यानी सर्किल का किनारा, वहां तक का डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ द सर्किल। उसके बाद ये हमारे पास है जी इसके इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले। ये हमने इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्मूले लिखे थे। ये वाला फॉर्मूला हमें फ्राडे लॉ से मिला था, ये वाला फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्शन का है, ये वाला फॉर्मूला सेल्फ इंडक्शन का है। अगर आप देखते हैं जी कि आपको प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है, तो फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हम देखते हैं सिर्फ एक ही सिंगल कॉइल है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ईएमएफ बन गया, तो फिर इसका मतलब है वो सेल्फ इंडक्शन है, और ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जबकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये दोनों केसेस में यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ का मालूम करने का। ये फ्राडे लॉ से हमें मिला था, और ये जनरल है, ये ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन में भी अप्लाई किया जा सकता है और सेल्फ इंडक्शन के केसेस में भी अप्लाई किया जा सकता है। जबकि ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स में ये हमारा मेजर फॉर्मूला रहेगा, VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन N। बाकी ट्रांसफार्मर जब हमने कल पढ़ा था, हमने पावर का भी फॉर्मूला ड्राइव किया था, इफिशियंसी का फॉर्मूला भी हमने नोट कर लिया था, तो वो भी याद रखना है आपको। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। और पावर का फॉर्मूला तो वैसे भी सबको याद होता है, VI। V से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, I से मुराद करंट। याद रखिएगा आउटपुट से मुराद होगा हमारा सेकेंडरी कॉइल, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, और इनपुट से मुराद होगा हमारा प्राइमरी कॉइल, ये इनपुट है, ये इनपुट है। ये जी। और बाकी एक बहुत बड़ा टॉपिक आया था, एम्पियर्स लॉ का आया था एक टॉपिक, सोलेनॉइड टोरॉइड, और उसके अलावा जो है वो जो हमारे पास जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। अब जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में अच्छे खासे फॉर्मूले हमने ट्राई किए थे। एक वेलोसिटी का था, एक हमारे पास जो है वो चार्ज टू मास रेशियो का एक हमने फॉर्मूला बनाया था, 2v डिवाइडेड बाय b²r²। तो वो फॉर्मूले जो जो आएंगे वो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, खैर आप सॉल्व करेंगे तो वो लिख भी लेंगे आप। तो अब हम एक तो ये हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन कर लिया। दूसरा यूनिट के हवाले से, यूनिट के हवाले से तो आप जानते हैं जी, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। ठीक है ना। जो जो चीजें यहाँ पे यूज होंगी, जैसे कि मिसाल के तौर पर वेलोसिटी आएगी, तो हम देखेंगे अगर किसी नंबर के आगे हमें मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये वेलोसिटी है, बिकॉज इट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली अगर आपको एम्पेयर लिखा हुआ है किसी के आगे, तो आप समझ जाए वो करंट है। वोल्ट लिखा हुआ है तो आप समझ जाए वो पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्न्स लिखे हुए तो आप समझ जाए नंबर ऑफ टर्न्स है। मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप समझ जाए एरिया है। मीटर लिखा हुआ है तो आप समझ जाए लेंथ है। ये तो कॉमन यूनिट है, इसमें तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए जी। वेलोसिटी देख लें जी, ये यहाँ पे क्यू जो है इसका यूनिट होता है कूलम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आई यानी करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है जी। और बस हाँ एक चीज है, ईएमएफ का, ये जो ईएमएफ है इसका यूनिट भी वोल्ट होगा, क्योंकि ये होती पोटेंशियल डिफरेंस है जी। और फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊंगा मैं। बाकी म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन का जो है, म्यूचुअल इंडक्स ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, इसका यूनिट हेनरी होता है। ठीक है जी। एक चीज है जिसके यूनिट में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो है पी और फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो है वो मैंने आपको बताया था वेबर। वेबर किसी भी नंबर के आगे अगर वेबर लिखा हुआ तो आप समझ जाएं कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। जाहिर बात है यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा ही नहीं, तो आप डायरेक्ट फाई भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। वैसे हमें पता है फाई एम लिखना होता है, लेकिन अगर हम फाई भी लिख देंगे कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा ही नहीं। तो वेबर किसी भी नंबर के आगे लिखा हुआ है, आप समझ जाए जी कि इट इज द फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट लिखे जा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मामला थोड़ा टेढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड के दो यूनिट यूज होते हैं, एक होता है टेस्ला, किसी भी नंबर के आगे टेस्ला लिखा हुआ, जैसे कि 15 टेस्ला, आप समझ जाए ये मैग्नेटिक फील्ड है। या बाज़ औक़ात
बी के आगे किसी नंबर के आगे आपको ये यूनिट मिलेगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर ये भी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। और एक और बात, मैग्नेटिक फील्ड को बाद औकात ये फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। न्यूमेरिकल्स में कहेंगे जी फ्लक्स डेंसिटी इज 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स डेंसिटी भी बी ही होती है, मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। अगर आपको फ्लक्स का फॉर्मूला याद हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट डेल्टा ए। अब इस फॉर्मूले में से अगर हम बी निकालें तो बी का फॉर्मूला हो जाएगा जी फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पे कितना फ्लक्स आ रहा है, और इसी को तो हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। तो ये जो होता है ना पर यूनिट फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जो कि इस फॉर्मूले के मुताबिक किसके बराबर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के। लिहाजा फ्लक्स डेंसिटी बोले मैग्नेटिक फील्ड बोले बात एक ही है, और उस हिसाब से इसका ये दूसरा यूनिट बनता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो एक बात बस जरा याद रखिएगा कि अगर आपको फ्लक्स डेंसिटी बोली हुई हो तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड है फ्लक्स डेंसिटी, या आपको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड बोली हुई हो, दोनों का मतलब है जी कि वो बी है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मतलब बी लिखेंगे आप। और अगर आप यूनिट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो किसी नंबर के आगे टेस्ला लिखा हुआ हो या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा हो तो आप कहेंगे इट इज बी। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, तो इसी में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों। चले जब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जी, इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, पहला ही न्यूमेरिकल टेढ़ा है, पहला ही न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से आखिरी न्यूमेरिकल होना चाहिए, इतना टेढ़ा है। चले दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 14। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, एक सीधा सा वायर है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल का मतलब आपको पता होना चाहिए जी एक्स एक्सिस पे। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लंबा है, वेविंग 1.2 ग्राम पर मीटर। नाउ दैट इज ट्विस्ट। ये लिखा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये तो बहुत ज्यादा ही छोटा सा लग रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं जी। ये अब सही है। हाँ, ये कहानी जरा ट्विस्ट है यहाँ पे, देखो वेट लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं जी वेट का मतलब होता है जी वो फोर्स जो अर्थ लगाती है, डब्ल्यू। तो बाज़ औक़ात यहाँ पर फिजिक्स के अंदर वेट को मास कह देते हैं, हालांकि गलत करते हैं जी। वेट जब आपने डिफाइन किया हुआ है वेट इज अ फोर्स, तो इसको मास कह रहे होते हैं, वो भी गलत है। लेकिन यहाँ ना ये वेविंग जो लिखा हुआ है ना 1.2, ना ये वेट है या ना ये मास है, ये लिखा हुआ है 1.2। यूनिट चेक करें, ग्राम पर मीटर, यानी कि 1 मीटर वायर का ये वजन बता रहा है आपको। ग्राम का मतलब वजन, लेकिन पर मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर वायर। इसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। एक टर्म होता है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है 1 मीटर ऑब्जेक्ट का वजन, उसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। 1 मीटर ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे आपके पास वायर है, 1 मीटर वायर का कितना वजन है, ये कहलाएगा उस वायर की लीनियर डेंसिटी। एक बॉल है, 1 मीटर बॉल, एक रॉड है, 1 मीटर रॉड। 1 मीटर ऑब्जेक्ट का जो वजन होता है उसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। उसका यूनिट होता है ये ग्राम पर, किलोग्राम पर मीटर होता है, बहरहाल यहाँ ग्राम लगा हुआ है, किलोग्राम पर मीटर, ये लीनियर डेंसिटी। ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा। यहाँ लोग क्या कर देते हैं जी, कुछ लोग इसको डब्ल्यू लिख देते हैं, कुछ लोग इसको मास लिख देते हैं, और फिर कहते हैं पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। होगा ही नहीं, क्योंकि ना ये वेट है ना ये मास है, इस वर्ड में मत जाए। यूनिट चेक करें, ग्राम पर मीटर लिखा हुआ है, यानी कि वजन 1 मीटर का, जिसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। तो दो चीजें हमें दी हुई, एक तो ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इस वायर की लेंथ है जी। वायर की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो गलत यूनिट होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे, 0.05 मीटर आ गया जी हमारे पास लेंथ। वायर की लेंथ है 0.05, और ये 1.2 ग्राम पर मीटर, ये लीनियर डेंसिटी है, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लें, इट इज लीनियर डेंसिटी। अब इसमें से हम वजन निकाल लेंगे, वो एक और बात। तो आई थिंक यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। एक हॉरिजॉन्टल वायर है 5 सेंटीमीटर लंबा, जिसकी लीनियर डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर मीटर। यानी इस वायर का अगर हम 1 मीटर ले लें तो उसका वजन दिया हुआ है 1.2, लेकिन 1 मीटर नहीं दिया हुआ, हमें दिया है 0.05। तो अब इसका वजन निकाल लेंगे हम। इस प्लेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता होना चाहिए जी थीटा 0। परपेंडिकुलर का मतलब है जी थीटा 0। थीटा हो जाएगा जी सॉरी थीटा 90, 0 बोल रहा हूँ मैं। यानी कि आपके पास जो है ना मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है, और वायर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो वायर ऐसे रखा हुआ है। ये वायर हो गया हॉरिजॉन्टल,
और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप बिल्कुल नीचे कर देंगे तो फिर हुआ ना परपेंडिकुलर, और एंगल हो गया 90 का, ये 90 का एंगल है। तो ये परपेंडिकुलर का मतलब हो गया जी कि 90 डिग्री का एंगल है। और हमें पहले भी कहा हुआ है इन्होंने हॉरिजॉन्टल वायर, तो हमने हॉरिजॉन्टल वायर रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर करेंगे तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है जी इसकी, नीचे की तरफ। थीटा हमने लिख दिया 90। अब ये देखें जी 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैंने अभी आपको बताया इट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको टेस्ला बोले, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोले, दोनों बार सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज 3.8 ओम पर मीटर, फिर दोबारा गड़बड़ कर दी, रेसिस्टेंस होनी चाहिए थी 3.8 ओम पर मीटर, का मतलब हो गया 1 मीटर वायर की रेसिस्टेंस है ये। यानी अगेन आपके पास जो वायर है इसकी रेसिस्टेंस नहीं है, ये 0.05 मीटर है आपके पास, ये 1 मीटर वायर की रेसिस्टेंस है, इसमें से भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं जी, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और ये हमें कितनी दी हुई है जी 3.8 ओम पर मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है जी, अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ द वायर टू मेक इट सेल्फ सपोर्टिंग। उतना पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम करना है कि ये सेल्फ सपोर्ट हो जाए, यानी कि ये ना गिरे ना ऊपर जाए, ना ये नीचे आए ना ये ऊपर जाए, खुद ब खुद अपने आप को सेल्फ सपोर्ट कर ले, इसी मकाम पे रहे। यानी इसकी मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो भी इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इसके वेट से बैलेंस हो जाए। वेट नीचे लेके जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको ऊपर लेके जा रही होगी, दोनों बैलेंस हो जाएगी। तो उस वक्त आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा वो मालूम करना है। ये है जी आपके पास सवाल। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक हॉरिजॉन्टल वायर रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल वायर रखने से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई, एंगल 90। उस वायर की लेंथ आपको दी हुई है 0.05 मीटर। आपको उस वायर का 1 मीटर वायर का वजन भी दिया हुआ है, 1 मीटर वायर की रेसिस्टेंस भी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है। आपसे कह रहे हैं जी कि अगर हम इसको सेल्फ सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करना पड़ेगा। तब सबसे पहले तो वो दो उलझी हुई चीजों को सॉल्व करते हैं। हमें जो वजन दिया हुआ है वो 1 मीटर वायर का वजन है, और जो रेसिस्टेंस दी हुई है वो 1 मीटर वायर की रेसिस्टेंस है। बट हमारे पास 1 मीटर वायर नहीं है, हमारे पास है 0.05। तब हम 0.05 का कितना वजन होता है और कितनी रेसिस्टेंस होती है पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तब मैं यहाँ सोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। सोल्यूशन, तो अब मेरे पास लेंथ कितनी है जी, मेरे पास लेंथ है 0.05 मीटर। अच्छा जी, इन्होंने मुझसे कहा है कि 1 मीटर वायर अगर मेरे पास है तो उसका वजन कितना बोला है इन्होंने, देख लें जी, लीनियर डेंसिटी। 1 मीटर वायर होता है तो उसका वजन कितना है जी 1.2 ग्राम। 1 मीटर वायर है तो उसका वजन कितना है 1.2 ग्राम। इसी तरीके से अगर मेरे पास 1 मीटर वायर है तो उसकी रेसिस्टेंस कितनी है जी, ये लिखी हुई 3.8 पर मीटर। तो उसकी रेसिस्टेंस कितनी होगी जी 3.8 ओम। ठीक है जी, सबसे पहले तो इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें जी। 1 मीटर वायर अगर हमारे पास होगा तो उसका वजन होगा जी 1.2 डिवाइडेड बाय 1000, इट इज इक्वल टू 0.0012 kg। यहाँ पॉइंट था ना 1 2 3, ठीक है। ये 1 मीटर वायर की हो गई, लेकिन मेरे पास वायर कितना है 0.05। तो अब मैं 0.05 मीटर वायर का वजन निकालने जा रहा हूँ। जो भी 1 मीटर का वजन होता है उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.0012 मल्टीप्लाई बाय 0.05, मुझे वजन आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ। 0.0012 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये हो जाएगा 0.0000 फिर 6, 0.00006 किलोग्राम। ये हो गया जी 0.05 मीटर का वजन। समझ में आई बात।
तो हमारे पास 1 मीटर वायर की लेंथ वजन दिया हुआ था, मैंने 0.05 मीटर वायर का वजन निकाल लिया। ये मेरे पास वजन है, मैं दोबारा डेटा में लिख दूंगा इसको। सिमिलरली अब हम यहाँ पर भी यही करेंगे जी। रेसिस्टेंस में 1 मीटर वायर की रेसिस्टेंस इतनी है, मेरे पास वायर है 0.05 मीटर, इसकी रेसिस्टेंस निकालेंगे तो 3.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से। आंसर चेक कर लेते हैं क्या आएगा जी। तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये आएगा 0.19 ओ। अब हम डेटा सही कर लेते हैं जी। नाउ अब मेरे पास लेंथ कितनी है जी वायर की, 0.05 मीटर। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी, चेक कर लेते हैं, ऊपर हमने लिखी थी 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मास मेरे पास कितना है जी, मैंने निकाल लिया, इस वायर का मास कितना होता है 0 पॉइंट, अच्छा इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं जी। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 10⁻⁻5। ठीक है जी, तो मास कितना है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 kg। और रेसिस्टेंस मैंने इस लेंथ की रेसिस्टेंस निकाल ली जी, आर कितनी है मेरे पास 0.19 ओम। थीटा हमारे पास है जी 90 का, और वोल्टेज हमें मालूम करना है। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास फाइनली डेटा। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मेरे पास लीनियर डेंसिटी दी हुई थी, 1 मीटर वायर का वजन और 1 मीटर वायर की रेसिस्टेंस दी हुई थी, लेकिन इन्होंने मुझे 1 मीटर वायर नहीं दिया, इन्होंने मुझे दिया 0.05 मीटर वायर। तो मैंने फिर उस रेसिस्टेंस और उस मास को जो पर यूनिट मीटर पर मीटर जो मास था और पर मीटर जो रेसिस्टेंस था, उससे मैंने निकाल लिया। अब ये मेरे पास डेटा है, लेंथ मेरे पास है 0.05, मैग्नेटिक फील्ड है 0.6, मास है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, रेसिस्टेंस है 0.19, थीटा 90 है, वी मुझे मालूम करना है। अच्छा इन्होंने क्या कहा था जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वी से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें जब हमारे पास वो सेल्फ सपोर्टिंग हो जाए। अब जाहिर बात है सेल्फ सपोर्टिंग कब होगा, जब उसमें दो फोर्स लग रही होंगी बस, एक होगी वेट, एक होगी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके कैंसिल करते हैं, तो फिर वो सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है एफ बी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स, वो बैलेंस हो रही होगी किससे, वेट ऑफ द वायर। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला चूंकि कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया हुआ है, पी आई एल साइन थीटा। कंडक्टर है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जबकि वेट का फॉर्मूला होता है एम जी। ठीक है जी, तो मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया और वेट का फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा जी, अब इसमें से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, लेकिन मजेदार बात है फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, है ही। बट वी नो दैट ओम्स लॉ के मुताबिक करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है जी, V अपॉन R। ये R लिखा है जी, ठीक है। तो हम इस ओम्स लॉ को डाल देते हैं जी, तो B I की जगह आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R लेंथ साइन थीटा इक्वल्स टू एम। अब आपके पास इसको अरेंज करना है, V मालूम करना है तो बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाए। V इक्वल्स टू एम जी दूसरी तरफ पहले से मौजूद है, आर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बी एल और साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो गया बी एल साइन थीटा। अब बारी है वैल्यूज डालने की। मास हमने कैलकुलेट किया कितना है जी, 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। जी की वैल्यू सबको पता होती है 9.8। आर मतलब रेसिस्टेंस हमने कितना निकाला है 0.19 डिवाइडेड बाय बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास कितनी है 0.6, लेंथ ऑफ द वायर कितना है 0.05, साइन थीटा है 90 और साइन 91 होता है, तो इसको आप लिखे ही ना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन 90 जो है वो 1 हो जाएगा, तो वो बेकार हो जाता है। चलें जी, बस अब आपने इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे जी। सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.19 से, ऊपर हो जाएगा 11.17।
11.17 और एक बच रहा है हमारे पास 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय नीचे की दोनों वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। नीचे की वैल्यूज है हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.05, इसका आंसर आएगा 0.03। नीचे हो गया जी 0.03। अब इन दोनों को डिवाइड करें, v इक्वल्स टू 11.17 डिवाइडेड बाय 0.03, ये हो जाएगा 372.33। 372.33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये आंसर हो गया। अब इसके साइंटिफिक नोटेशन में कुछ क्या करते हैं जी, पॉइंट को 2 इधर ले आते हैं, 3.72 कर देते हैं, पावर 2 कम कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये भी आंसर लिखेंगे, सही होता है जी, आंसर हो गया। तो दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। सवाल आसान था, बस उसमें वो जो डेंसिटी इसका मामला था, पर यूनिट वाला मामला था, वो थोड़ा टेढ़ा था। ठीक है जी, तो इस सवाल को देख लिएगा, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लिएगा। आगे बढ़ते हैं जी, ये एक सवाल हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जी, क्योंकि बहुत छोटा है, लिखा नजर नहीं आ रहा, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने। चलें जी, अब इस सवाल को हम देखते हैं। A cathode ray tube is set up horizontally with its axis and S north south यानी कि and surrounded by a magnetic field या shield, एक ही बात है। If the voltage across the tube is 900 volt, ये वो है जी जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब, जे थॉमसन ने इस्तेमाल की थी। उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रखी थी, वोल्टेज था ताकि जो चार्ज है वो एक्सिलरेट हो जाए। ठीक है ना, ये वो है कैथोड रे ट्यूब का। अच्छा जी, उसमें कह रहे हैं जी एक कैथोड रे ट्यूब है, आपने उसको हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ पोल उसके एक्सिस पर है, सराउंड उसके अराउंड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके एक्सिस में नॉर्थ साउथ पोल लगा हुआ है। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब इज 900 वोल्ट, वोल्टेज कितना है जी हमारे पास 900 वोल्टेज है। द डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन टू द स्क्रीन इज 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर क्या है जी, आपको याद होगा जे थॉमसन ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था कि ये स्क्रीन होती है और ये होती है जी इलेक्ट्रॉन गन, जहां से वो इलेक्ट्रॉन फायर होता है। तो ये जो डिस्टेंस होता है गन से लेके स्क्रीन तक का, इसको हम बी कहते हैं, और जो पॉइंट शिफ्ट होता है उसको हम कहते हैं इस डिस्टेंस को ए। तो ये इन्होंने क्या कहा, डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन टू द स्क्रीन, यानी ये बी है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गन से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको हमने क्या कहा था बी, तो ये हमें बी दिया हुआ है। और ये 0.045 मल्टीप्लाई 10 की पावर वेबर पर मीटर, ये हो गया जी मैग्नेटिक फील्ड। भी हमारे पास कितना है 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, ये मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि यूनिट लिखा हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट बाय हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। अब जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है तो यहाँ स्पॉट आ रहा है, अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो फिर स्पॉट यहाँ आ जाएगा। कितना डिस्टेंस ये मूव कर रहा है जी आपको मालूम करना है, यानी कि ए मालूम करना है। ठीक है ना, तो ए आपको फाइंड आउट करना है कि ए कितना है जी, पॉइंट जो है वो कितना शिफ्ट हो रहा है। जबकि E अपॉन एम यानी चार्ज टू मास रेशियो आपको दिया हुआ है, वैसे ये याद होना चाहिए आपको 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, लेकिन ये वैसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देते हैं E अपॉन एम जो है, यानी कि जो भी चार्ज यूज हो रहा है उसका, यानी इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो में दिया हुआ है 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कोलम पर केजी। बट ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये जी सवाल काफी सिंपल सा डेटा है। एक वही जे थॉमसन वाला डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है, और जो गन और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस होता है बी, वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमें ये बताना है कि जी मैग्नेटिक फील्ड जब हम रिमूव करते हैं तो वो जो शिफ्ट हुआ हुआ है पॉइंट, वो वापस स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करके स्ट्रेट लाइन पे आएगा, यानी ए हमें बताना है। सबसे पहले तो इसको जरा ध्यान में रख लिएगा, ये 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है जी, 100 से डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ है ना, 0.1 मीटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ए और बी, उस जे थॉमसन में हमने रेडियस का फॉर्मूला बनाया था b² डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको लिखवाया भी था, पॉइंटर कर दिया।
मैंने आपको लिखवाया भी था, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रेडियस का, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। एक मिनट, ये वर्ड क्यों खुल गई, एक मिनट रुक जाइएगा। हाँ, ये फॉर्मूला है जी, हमें बी हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ए हमें चले मालूम करना है, ठीक है, बट हमें क्या चीज मालूम होनी चाहिए, दैट रेडियस। ये रेडियस हमें पता होगा तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, लिहाजा अभी तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें रेडियस निकालना होगा। पहले हमें क्या करना होगा, रेडियस को कैलकुलेट करना होगा। अब वहां पर हमने बहुत सारे फॉर्मूले, यानी कि जे जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में हमने 2-3 फॉर्मूले बनाए थे, आपको याद होगा, 2-3 फॉर्मूले बनाए थे, उसमें हमने एक फॉर्मूला बनाया था ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ आपको, ई अपॉन एम इक्वल्स टू 2v, 2v अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर, 2v अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये पहला, दूसरा फॉर्मूला हमने बनाया था, ठीक है ना, जब हमें वेलोसिटी नहीं थी तो फिर हमने ये फॉर्मूला याद करा, ये आपको याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेस्ट है क्योंकि हमारे पास ई अपॉन एम भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये वी से मुराद पोटेंशियल डिफरेंस है, और बी भी है, आर निकालने का इस फॉर्मूले से, और फिर आर जब आ जाएगा तो फिर हम वो रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करके जो है वो ए निकाल देंगे। चलिए जी, इसमें पहले वैल्यूज डालते हैं। ई अपॉन एम की वैल्यू है हमारे पास 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, शायद 900, लिख देते हैं जी, 900 पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास, डिवाइडेड बाय बी हमारे पास कितना है जी, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, लेकिन बी का हमें स्क्वायर करना होगा, और यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर है वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले ये स्क्वायर कर लेते हैं जी, तो 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 को भी एज इट इज रख देते हैं, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय, अब हमें ये 0.4 का भी स्क्वायर लेना है, 10 की पावर -4 का भी स्क्वायर लेना है हमें, तो 0.45 का स्क्वायर होता है 0.2025, 0.2025, और 10 की पावर -4 का स्क्वायर का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, ये हो जाएगा -8, और ये आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये सारी जो ई अपॉन एम वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा 800 तो ऊपर रहा, हाँ, और नीचे बी स्क्वायर वाली वैल्यू हम लिख देते हैं जी, 0.2025 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, और ये वैल्यू अब इधर आके मल्टीप्लाई होगी नीचे, 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे की जो दो वैल्यूज है डेसिमल वाली, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2025 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 0.3645 हो जाएगा, ये 0.3645। अच्छा जी, अब 10 की पावर देगा जी -8 + 11, ये हो जाएगा जी 10 का 3, ठीक है जी। 11 में से 8 प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 8 निकाल दें, 9 10 11, 3 बचेगा प्लस का। अब 800 को आप इस वैल्यू से डिवाइड करें, सबसे पहले 800 डिवाइड होगा जी 0.3645, डिवाइड होगा जी 0.3645, और ये आएगा 21947.8, काफी बड़ी वैल्यू आई है, क्या ये मैं तो खुद भूल गया, 21947, 21947.87 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर +3 है, ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन स्क्वायर रूट -3 का नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे जी, एक पॉइंट इधर कर देंगे, -3 से -2 हो जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, या यूं कह लो आप इसको डिवाइड कर लो, 10 की पावर 1000 यानी कि 3 है ना, -3, तो पॉइंट 3 डिजिट इधर ले जाए, ये -3 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21947.87,
0.947। ठीक है जी, पॉइंट में 3 डिजिट इधर ले लिया, 3 डिजिट इधर लेंगे, पावर हमें बढ़ानी पड़ती है तो 3 पावर बढ़ाएंगे 0 हो जाएगी, खत्म। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे r हो जाएगा ये। तो मैं ले रहा हूँ जी 21.947 का स्क्वायर रूट होता है 4.68, 4.68 मीटर। ये रेडियस आया अभी, दैट इज ओनली द रेडियस, हमें ए चाहिए। अब हम वो रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, r इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, r इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2a। और इसमें अब हम वैल्यूज डाल देते हैं पहले, फिर उसको रीअरेंज कर लेंगे, या आप कर ले अरेंज, चले। ये a डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा जी, a इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। वैल्यूज डालें जी, b हमारे पास कितना था, तो देखना पड़ेगा, तो ये 0.1 मीटर। ठीक है जी, ये लिखा हुआ 0.1 मीटर। तो b हमारे पास है 0.1, स्क्वायर करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 4.68। अब 0.01 का स्क्वायर होता है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, 0.01 और नीचे की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4.68 हो जाता है 9.36, 9.36। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें, ए आपके पास आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 9.36, ये हो जाएगा जी 0.001, 0.001 मीटर, एंड दैट इज योर आंसर। तो जरा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी टेढ़ी होती है साइंटिफिक नोटेशन से। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन की कैलकुलेशन आती है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मुश्किल न्यूमेरिकल है। ठीक है जी, तो दैट इज द आंसर। और आज हम बस ये दो न्यूमेरिकल्स ही कर पाएंगे जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को हमने आज करा है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।